हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक को, जिसमें टोटल 6 चैप्टर है। 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक स्थिति, आपकी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जलवायु, भारत एक प्रायद्वीप है तो कैसे है, वे सभी चीज़ें जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत का विस्तार हकीकत में बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि अगर आप पूरे विश्व में टोटल कंट्री, कुल देशों में देखें तो भारत का विस्तार 7वें नंबर पर आता है। जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, इस तरीके से देखें, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इस नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो 7वां नंबर भौगोलिक विस्तार में भारत का आता है। अब भारत के बारे में, जैसे उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, आप देखते हैं उत्तर में क्या आ जाएंगे, हिमालय पर्वत। ठीक है, देखिए इसमें उत्तर में आपका आ जाएगा हिमालय पर्वत। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लिखा है भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है भूमि का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी का क्षेत्र होता है। जैसे आप ऐसे देखें, इस साइड में पानी हो जाएगा, इस साइड में भी और नीचे भी। आप देख सकते हैं पश्चिमी तट, पूर्वी तट और नीचे कन्याकुमारी वाला पोर्शन भारत में। तो नीचे क्या है, इधर तो आपका आ जाएगा अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो इस नज़रिए से आप देख सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश भी है। राइट। अब इसमें लिखा है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में आप इसकी अगर देखें डिस्टेंस, उत्तर में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्टेंस हो जाती है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। अगर आप पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ, गुजरात तक जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय मरुस्थल, जैसे उत्तर का मैदान, असमान पठार, उत्तरी भाग, तटीय भाग, तो ये सभी आपको भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें दिया है आगे, जैसे इसमें लिखा है 32.8 लाख। तो टोटल अगर आपसे पूछ ले, पता भी होना चाहिए, टोटल भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया हो जाता है टोटल। इसमें आपको देखने को क्या मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे हिमालय, भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत का, जो कि पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। उत्तर का मैदान, गंगा वाला जो मैदान है, जो गंगा के द्वारा बना हुआ है और भारत की नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान, उत्तर का मैदान। असमान पठारी भाग, अब मध्य प्रदेश वाले लैंड में जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मिड लैंड वाला जो पोर्शन है भारत में, वो असमान पठारी भाग है। तटीय भाग, तटीय भाग में आप पश्चिमी तट, पूर्वी तट, तटीय भाग। द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो द्वीप समूह से घिरा हुआ भी है। यहाँ की जलवायु वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में बहुत भिन्नता दर्शाती है। आप देखें तो यहाँ की भाषाएं अलग अलग, हर क्षेत्र में भाषा और वेशभूषा में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आप रियल वास्तविक दृष्टि से भी अगर देखें तो हर 30-40 किलोमीटर के अंतर पर भाषा में और पहनावे में आपको फ़र्क देखने को जरूर मिल जाएगा। ये आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को अज्यूम मानकर देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। 30-40 जहाँ पर भी आप रहते हैं, 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वेशभूषा में, पहनावे में और भाषा में फ़र्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत में वेशभूषा में भी, बोलने में भी और भाषा में भी आपको विभिन्नता मिलती है। इसलिए भारत एक विभिन्नता भरा देश है। ठीक है, देखते हैं आगे।
जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र बने हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की कुल आबादी, ये गलत हो चुका है। आप वर्तमान में देखें तो भारत की आबादी 140 करोड़ के समथिंग हो गई है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले नंबर पर आ गया है इंडिया। ओके, देखो ये लाइन इसमें गलत हो जाती है। अब आगे देखें, इसमें दिया स्थिति देखते हैं। भारत क्या है, एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल बीच में से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो इसका विस्तार आपको क्या मिलेगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण में कहा, इंदिरा पॉइंट पड़ता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट। वहां से अगर आप दक्षिणतम देखो, इसमें लिखा है भारत के मुख्य भूमि का भाग। मुख्य भूमि मतलब कन्याकुमारी से लेकर आप लद्दाख तक जाएंगे ऊपर तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच। पश्चिम में लेकर आप, पश्चिम में कहाँ से, पश्चिम से लेकर पूर्व में, पश्चिम में कहाँ से, पश्चिम में आपका ग्वारमोदा गुजरात में, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। उन तक की डिस्टेंस अभी कितनी होती है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिम में गुजरात में ग्वारमोदा, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, दोनों के डिस्टेंस अक्षांश कितने हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, देशांतरों के बीच स्थित है। अब ये जो अक्षांश दिए गए हैं, इससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र में ग्लोब पर भारत की स्थिति किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो अगर आप उत्तर देखें, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर में देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्व में देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांशों के बीच स्थित है। अगर आप देखते हैं आगे, इसमें देखें बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के यहाँ होने के कारण दोनों क्षेत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अभ्यंतर हो सकता है। आप ऐसे देखिए, जब आप इनको जैसे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, अगर आप इनको घटाएंगे तो डिफरेंस लगभग 30 डिग्री के आसपास, 29-30 के आसपास बैठ जाएगा। घटा के देखना आप। ऐसे ही जब आप 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का डिफरेंस चेक करेंगे तो लगभग वही 30-29 किलोमीटर के 30-29 डिग्री के आसपास बैठेगा। उसका एक रीज़न है, वो भी आपको पता चल जाएगा। इस वजह से ही जो आपके दो स्थान होते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसी कारण कैसे, मान लीजिए हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पर घूमती है, ठीक है, 24 घंटे में। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे देखें, सबसे पहले क्या दिया इसमें, देखिए आगे, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, जिसे भी बताया है। भी देखते हैं, इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी माना जाता है। ठीक है, कुछ भारत के पड़ोसी देश देखते हैं आगे। इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस का बतानी है। जैसे आपका ये अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान वह देश है भारत का पड़ोसी देश जिसकी डिस्टेंस सबसे कम लगती है, 106 किलोमीटर। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे हाईएस्ट याद रखें तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर कवर करता है, राइट। आगे देखें, जैसे आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, और नीचे आपका ये लक्षद्वीप, इधर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। इधर आपका आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, देखें आगे, तो जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं उन्हीं बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं।
यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करने लायक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, पॉइंट नोटेड, कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा भारत का, कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर क्या है, ये यूटीज है, केंद्र शासित राज्य है। अगर आपसे राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे उत्तरी या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर आपका हो जाएगा लद्दाख। राइट, आगे देखते हैं। कंफ्यूजन करने वाला फैक्ट होता है हमेशा। आप देखते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसकी भी बात की है मैंने, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत के 8 राज्य से होकर कवर करती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको पता होना चाहिए कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। इसमें सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान, थोड़ा पोर्शन राजस्थान का आता है, देखो ये वाला। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश तीसरा। चौथे नंबर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, ये देख रहे हैं आप। पांचवा नंबर आपका झारखंड का। उसके बाद आपका छठा नंबर आपका पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल। सातवां नंबर आपका आ जाएगा त्रिपुरा, और आठवां नंबर आपका मिजोरम का। तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस के साथ पता होना चाहिए। जैसे सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा जिससे कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे पूर्वी राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो मिजोरम में। राइट, देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। आप अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। देखते हैं आगे। देखो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप स्थित है। एक तो आपका श्रीलंका, दूसरा मालदीव, जो हमारे पड़ोसी देश आते हैं। पाक जल संधि, रॉबर्ट पाक जो कि ब्रिटिश गवर्नर हुए हैं, उन्हीं के नाम पर ये जल संधि का नाम पड़ा। जल संधि क्या होता है, जो 2 जल निकायों को जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है। जल संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, जल मतलब 2 जल के भागों को जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है, उसको आप कह सकते हैं जल संधि। ठीक है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, जल संधि का मतलब होता है जल को जोड़ना और स्थल खंड को अलग करना। ये जल संधि किसको अलग करती है, भारत को श्रीलंका से। नाम पाक जल संधि। देखते हैं आगे। छोटे छोटे फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, पता होना चाहिए। वर्तमान दृष्टि से देखें आप, भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल सही बात, 28 राज्य है अब और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, देखें आगे थोड़ा सा और। इसमें जो दिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखें इसमें देख सकते हैं आप क्या दिया है। ये भारत एक विशाल देश है। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं ये 5 नदियां ऐसी है। सबसे पहले के झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदी होती है। सभी क्या है, ये सभी की सभी सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ देख रहे हैं आप कितनी भी नदियां है, ये सभी की सभी आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखें। जैसे आपका क्या आ जाएगा, चंबल नदी, अरावली श्रेणी, उसके बाद सी आपका मध्य हिमालय शिवालिक, इसको आप देखिए अलग तरह से। सी आपका मध्य हिमालय आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। फिर आपके उत्तरी मैदान आ जाएंगे। ये विंध्य श्रेणी आपकी देखने को मिल जाएगी मालवा के पठार में। मालवा के ऊपर आपका मालवा का पठार हो जाएगा। इधर ग्वालियर वाला पोर्शन, नीचे सतपुड़ा, इनके बीच में निकल जाती है आपकी नर्मदा ताप्ती नदियाँ, जो अपना मुआना बनाती है खंबाती खाड़ी में। ठीक है, एक यहाँ पे 2 एक कालिया बेट, एक खादिया बेट।
तो खारे बेट में आपकी नर्मदा नदी गिरती है, आले बेट में ताप्ती नदी गिरती है। क्या बताया मैंने? यहाँ पे दो खंबात खाड़ी में तो आपके द्वीप स्थित है। खंबाती खाड़ी में दो जगह स्थित है, वहाँ पर जो नर्मदा नदी गिरती है वो खाद्य बेट पर गिरती है। एक है आलिया बेट, आलिया बेट पर ताप्ती नदी गिरती है। तो ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, महानदी। ठीक है, आगे देखें। तो नदी का चैप्टर अलग से आएगा, अभी हम सिर्फ भारत का भौगोलिक विस्तार जान रहे हैं, मेन मेन चीजें आगे देखते हैं। इसमें ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए हैं। सबसे पहले इधर देखिए आप, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? जलोढ़ निक्षेप किसको आप बोल सकते हैं? जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है ये नदियों की द्वारा लाई गई बहुत बारीक मिट्टी को होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। आप ऐसे समझिए इसको, नदी निक्षेप का मतलब होता है बारीक बारीक टुकड़े, बारीक बारीक कण मिट्टी के जो नदियां अपने साथ बहकर लाती हैं और एक जगह इकट्ठा कर देती है। सहायक नदी क्या होता है? एक मुख्य नदी होती है, उसकी जो सरिताएं होती हैं उसको आप सहायक नदी बोलते हैं। या फिर ऐसे कहते हैं समुद्र में गिरने से पहले जो भी नदियां एक लंबी नदी में मिल जाती है उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है सहायक नदी। जैसे एक नदी है सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर उसे मिल जाती है, किसी भी तरफ से आकर उसे मिलेगी तो उसको मुख्य नदी बन जाएगी, राइट। भौतिक विभाजन देखते हैं भारत का। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां अलग प्रकार के, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह अभी डिस्कस किए हैं। उत्तर में आप देखें बर्फ से ढका हुआ हिमालय देखने को मिल जाएगा, संतरी का कार्य करता है ये। ठीक है, हिमालय मतलब क्या है? बर्फ का घर। ठीक है, हिमालय को 3 मुख्य श्रृंखलाओं में आप बांट सकते हैं। जैसे सबसे उत्तर में आपका वृहत हिमालय आ जाएगा जिसको हिमाद्री बोलते हैं। उसके नीचे आपका आएगा मध्य हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची शिखर है ये, हिमाचल वाला। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलती है क्योंकि मैदान क्या है? ये उत्तरी मैदान है और उपजाऊ खेती है होती है यहाँ पर, इसलिए इम्पोर्टेंट से भी हो जाता है। देखें आगे, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल भी स्थित है। भारतीय मरुस्थल का मतलब कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ शुष्क और रेतीला स्थल है, वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उत्तर के जो मैदान हैं वहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उधर आपको देखने को मिलते हैं। आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा माना जाता है। क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटें स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में देखें तो आपको ऐसे इस तरीके से तो आपकी अरावली मिल जाएगी जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य सतपुड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये भी। देखते हैं आगे, इसमें दिया है, यहाँ देखें। इन श्रृंखलाओं से होकर आपके नर्मदा तक ताप्ती नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वैसे तो और भी है जो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, मैंने बताया आपको, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी, जुआरी। तो ये सब नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, देखें आगे। इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिम घाट को सह्याद्री बोलते हैं, एवं पूर्व में आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। ठीक है, पश्चिम घाट का जो विस्तार है एक समान रूप में दिया गया है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ही दी गई है कि जो पश्चिमी घाट का विस्तार है वो एक समान है, कटा फटा नहीं है बिल्कुल भी,
लेकिन जो पूर्वी भाग है उसकी जो लाइन है वो टूटी हुई, बीच बीच में टूटी हुई है, क्योंकि नदियाँ, बहुत सी नदियाँ ऐसी है जो पूर्वी घाट में गिरती है, आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है, जिनके कारण जो वहाँ की आपकी परतें हैं वो कटी फटी हो गई है। इन पठारों में आपके खनिज कोयला और इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या दिया इसमें, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, परवाल क्या होते हैं। परवाल के बारे में कुछ खास बातें। परवाल बहुत छोटे जंतु कंकाल होते हैं जिनको आप पोलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिप। छोटे जंतुओं के ऐसे कंकाल जिनको हम पोलिप बोलते हैं। जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पोलिप की वृद्धि से इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एक ऊंचे टीले बन जाते हैं जिनको आप परवाल द्वीप बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल लक्षद्वीप, बेस्ट एग्जाम्पल इसकी आपका लक्षद्वीप है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे देखें। अपेक्षाकृत चौड़े पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे जो पूर्व की ओर बहती है उनमें आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार, और पूर्व की ओर बहती है हुगली। बहुत सी गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यानी बहुत सी नदियां हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। और बंगाली खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, आगे देखें। इसमें आपको कुछ ये श्रृंखला ही आप काम के नहीं है, छोड़ सकते हैं बिल्कुल इनको, क्योंकि एग्जाम फैक्ट आते हैं, थोड़ी आएंगे फैक्ट नहीं आएंगे। आगे देखते हैं। देखें, लास्ट पोर्शन बचा इस चैप्टर का। भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है, डिस्कस कर चुके हैं पहले उन पर भी। जैसे आपका जो बंगाली खाड़ी में स्थित है, बंगाली खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह, जिसमें आपके कोरल रीफ पाए जाते हैं, मूंगे पाए जाते हैं, परवाल द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर आप देखें तो इसमें टोटल द्वीप 572 प्लस माने जाते हैं अब है वर्तमान में, और इसमें 36 पूछ सकते हैं कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, 36, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 प्लस में आप ऐड करिए, इनको प्लस होते हैं। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बस चैप्टर में इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। हाँ, इससे पहले एक पॉइंट इसमें रह गया है, उसको एक बार रिवाइज करके अभी देखते हैं। एक बार आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट इसमें छूट गया है, उसको आप अभी कवर करते हैं। देखो, सबसे इधर दिया है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो होता है आपका विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में माना जाता है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजा का आकार की होती है। जो डेल्टा बनता है उसकी आकृति त्रिभुज के आकार की होती है। और डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जहाँ नदियाँ गिरती है समुद्र में उसको मुहाना बोलते हैं, और वहीं पर डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। राइट, जैसे निक्षेप आते हैं, और एक जगह आप जिस समुद्र में नदी गिरती है तो निक्षेप भी गिरते हैं। अगर आपके भारी निक्षेप होते हैं तो जम जाते हैं, पानी उनको बचाकर अलग निकल जाता है, तो डेल्टा बन जाता है। राइट, बेस्ट एग्जाम्पल है आपको सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। आगे देखें, इसमें एक पॉइंट और है आपको डिस्कस करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, देखते हैं एक बार। इससे आपके बेसिक कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि क्लियर रहा होगा। यहाँ देखें एक बार, इधर देखें। भारत की जो मानक समय रेखा मानी जाती है, भारत की जो मानक समय रेखा मानी जाती है, ये मानी जाती है आपकी
82 कितनी मानी जाती है? 82 मानी जाती है। 82 डिग्री आप माने जाते हैं। तो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने रिवाइज किया है। ठीक है, सबसे पहले स्टेट कहाँ स्थित है भारतीय मानक समय का? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर पड़ेगा, आ जाएंगे इलाहाबाद जिले में, प्रयागराज जिले डिस्ट्रिक्ट में आए मिर्जापुर। वहाँ पे एक जगह से है नैनी, तो वहीं पर वो स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा वहाँ से मानी जाती है।